हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप सभी का शॉर्ट सीरीज के अंदर स्वागत है। फ्लूइड मैकेनिक्स का फ्लूइड मैकेनिक्स की शॉर्ट सीरीज के अंदर हम नए एग्जाम पैटर्न के लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पैटर्न हो सकते हैं उन सब पर यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स। आपको सिर्फ यहां पर एक कॉपी पेन लेके बैठना ताकि कोई भी नई चीज, नया कॉन्सेप्ट, नया टिप्स, नया ट्रिक्स आप सीखते हैं उसको आप नोट करें और साथ में अपने फ्लूइड मैकेनिक्स के शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते चलें। आपका फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। इस 1.5 महीने का जो पीरियड आपको मिला था काफी अच्छे से। पर अगर आपको एक कांस्टेंट सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप एसी प्लस एप्लीकेशन पे अवेलेबल प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 200 प्लस आवर्स का लेक्चर मॉड्यूल, 3000 से भी ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन, 100 से अधिक टेस्ट की टेस्ट सीरीज जिसमें 20 तो फुल लेंथ है और 80 सब्जेक्टिव। अगर 10 फुल लेंथ आपके पास किसी टेस्ट सीरीज में है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नया एग्जाम पैटर्न है तो 10 फुल लेंथ से काम नहीं चलेगा। 4-5 टेस्ट तो आपको पैटर्न ही अडॉप्ट करने में लग जाएंगे। तो 20 फुल लेंथ अगर आपके पास होंगे, दैट टेस्ट सीरीज विल बी अ बेनिफिशियल फॉर यू। और एकदम एग्जाम अप्रोच के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होने चाहिए जिसमें असर्शन रीजन भी हो, क्योंकि प्री के अंदर अभी असर्शन रीजन ने काफी क्वेश्चन देखे गए हैं और एसएससी जेई मेनली आईएएस को ही कॉपी करता है, तो यहां पर भी मेंस के अंदर आईएएस के ही क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है और इसलिए आपको आईएएस के क्वेश्चंस को टारगेट करना है और इतने कम टाइम के अंदर आप नहीं कर सकते, इसलिए मैं उसी क्वेश्चंस को इस सीरीज के थ्रू लेकर आ रहा हूं। तो आप सिर्फ इस सीरीज को कंटिन्यूसली फॉलो करें, शेयर करें, ताकि और भी अपने फ्रेंड्स लोगों को इस इंपॉर्टेंट सीरीज के बारे में आइडिया लगे। साथ में जो हमारे पास नोट्स हैं, प्रैक्टिस सेशंस है, इसके डाउनलोडेबल नोट्स अवेलेबल हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और एग्जाम टाइम पर आपको वो रिवीजन करने में हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का 5th लेक्चर, बाउंड्री लेयर थ्योरी। तो बाउंड्री लेयर थ्योरी से क्वेश्चन है इस सीरीज के अंदर, इस सेशन के अंदर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में यहां पर अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं और यहां पर भी लिस्ट 2 में कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए, बाउंड्री लेयर के अंदर जब हम 3 प्रकार की थिकनेस होती है जो प्रेंडल साइंटिस्ट ने डिफाइन की थी। एक होती है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, उसका फॉर्मूला है 1 - u/u 0 to डेल्टा इंटीग्रेशन dy के रिस्पेक्ट में। तो ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स से मैच हो रहा है। मोमेंटम थिकनेस में बाहर U/U भी आ जाता है और काइनेटिक एनर्जी थिकनेस में U/U इनफाइनाइट 1 - u/u इनफाइनाइट का होल स्क्वायर dy, वो काइनेटिक एनर्जी थिकनेस हो जाती है। सो मोमेंटम इससे मैच होगा। जब आपका डेल U बाय डेल Y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मोर देन 0, या डेल U बाय डेल Y जब 0 होता है, ठीक है, डेल U बाय डेल Y जब नेगेटिव होता है, तो यहां पर आपका ये फ्लो सेपरेशन, सेपरेटेड फ्लो की कंडीशन होती है। जब पॉजिटिव है तो ये अटैच्ड फ्लो को दर्शाता है और जब 0 होती है तो ये एट दी वर्ज ऑफ सेपरेशन होता है। और ऐसे ही अगर प्रेशर के फॉर्म में बोलें तो जब डेल P बाय डेल एक्स नेगेटिव होगा तब अटैच्ड फ्लो, जब डेल P बाय डेल एक्स 0 होगा तो वर्ज, और जब डेल P बाय डेल एक्स पॉजिटिव होगा तब ही बैक फ्लो पॉसिबल होगा, या जब बैक फ्लो होगा तब प्रेशर ग्रेडियंट पॉजिटिव हो जाएगा। जब डेल U बाय डेल Y पॉजिटिव है मतलब फ्लो अटैच्ड है, और जब 0 है मतलब एट दी वर्ज ऑफ सेपरेशन है, मतलब A मैच होगा 2 के साथ, B मैच होगा 1 के साथ, C मैच होगा 4 के साथ, तो C मैच होगा 4 के साथ और D मैच होगा 3 के साथ। मतलब ये ऑप्शन यहां दिख नहीं रहा है, बट करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन D होगा, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता A मैच हो रहा है 2 के साथ 1, पर ये बोल रहा है C मैच हो रहा है 3 के साथ, जबकि C मैच हो रहा है 4 के साथ, तो वो D ऑप्शन यहां छुप गया है, पर सही D आंसर होगा इसका। ठीक है, तो 2 1 4 3 विल बी दी पैटर्न। अगला है, अ थिन स्मूथ प्लेट 1 मीटर वाइड एंड 2 मीटर लॉन्ग इज टॉड, टॉड मतलब खींचा, थ्रू वाटर एट अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, assuming that the boundary remains laminar and kinematic viscosity 10 to the power minus 6 meter square per second, then drag on both side of the plate, drag कितना होगा? तो मान लो कि हमारे पास एक प्लेट है और ये जो प्लेट है ये 2 मीटर लंबी है और अंदर कितनी है, इसकी जो विड्थ है वो है 1 मीटर, 1 मीटर वाइड,
और यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से इसको टो किया जा रहा है वो है 2 मीटर पर सेकंड, खींचा जा रहा है, पुल कर रहे हैं। और यहां पर कहीं पर आपका ऐसा बाउंड्री होगी और इधर भी यहां पर बाउंड्री होगी। तो इसके अंदर जो फ्लूइड है उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। आपको ड्रैग बताना है कितना लग रहा है। देखिए ड्रैग का जो फॉर्मूला होता है एक साइड का, वो होता है यहां पर CD इंटू हाफ रो ए वी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। एरिया तो हमारे पास कितना है, 2 इंटू 1 एरिया हो जाएगा। वेलोसिटी हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड। डेंसिटी वाटर है तो 10⁻³ है। हमें CD निकालना है। अच्छा दो साइड है इसलिए 2 इंटू ये कर देंगे तो हमारे पास बोथ साइड का आंसर आ जाएगा। बोथ साइड, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमें ये ड्रैग कोएफिशिएंट निकालना है। और ड्रैग कोएफिशिएंट का अगर लेमिनार कंडीशन है तो ड्रैग कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है 1.328 अपॉन में अंडर रूट रेनॉल्ड नंबर। पहले रेनॉल्ड नंबर निकालना पड़ेगा। रेनॉल्ड नंबर काइनेमेटिक विस्कोसिटी के फॉर्म में होता है VL के अपॉन में न्यू, रो VD अपॉन म्यू वो पाइप के लिए है, या VD अपॉन न्यू पाइप के लिए। पाइप में डायमेंशन जो आता है वो डायमीटर आता है। ओपन चैनल फ्लो में या बाउंड्री लेयर के अंदर आपका लेंथ आता है, बाउंड्री की लेंथ। तो यहां बाउंड्री कौन है, ये प्लेट, तो इसकी लेंथ 2 मीटर है, तो ये हो गया 2। वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, लेंथ कितनी है 2, और ये है 10⁻⁶ -6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो यहां पर ये आ जाएगा 1.328 इंटू में ये आ जाएगा इसमें अंडर रूट में 4 इंटू 10⁻⁶। इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है, दिस कम्स आउट टू बी 1.328 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻³ अंडर रूट से बाहर आएगा तो 6.64 इंटू 10⁻⁻⁴। ये क्या आ गया, इसमें हमारे पास ड्रैग कोएफिशिएंट आ गया, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, इसको यहां पे रख देते हैं। सो 6.64 10⁻⁻⁴, ये हो गया 10⁻3, एरिया हो गया 2 इंटू 1 और वेलोसिटी हो गया 2 स्क्वायर। सो यहां से ये कैंसल होगा और इसमें -1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 6.64 इंटू 8, और इसमें हम डिवाइड कर देंगे 10 का तो आंसर आएगा 5.312 न्यूटन। ये आ गया हमारा ड्रैग फोर्स दोनों साइड प्लेट के। सो इसका सही आंसर है 5.3। ये काफी अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो इसको ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ आपको बात ध्यान रखना है, बाउंड्री लेयर थ्योरी के अंदर जब तक वो लेमिनार है, ऐसे केस में ड्रैग कोएफिशिएंट का फॉर्मूला लेमिनार के केस में CD बराबर 1.328 अंडर रूट रेनॉल्ड नंबर होगा। ड्रैग कोएफिशिएंट है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर ए टर्ब्यूलेंट बाउंड्री लेयर अंडर जीरो प्रेशर ग्रेडियंट द वेलोसिटी प्रोफाइल इज डिस्क्राइब्ड बाय 1/5 पावर लॉ। जब भी ये कहा जाए पावर लॉ कहा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि U अपॉन U इनफाइनाइट, लोकल वेलोसिटी अपॉन फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी का रेशो, y मतलब लेयर की दूरी बाउंड्री से डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो 1/5 पावर लॉ का मतलब है कि जो वेलोसिटी का वेरिएशन है वो डेप्थ के 1/5 पे डिपेंड करेगा। ये 1/5 पावर लॉ का मतलब होता है। मतलब अगर यहां पे 1/6 लिखा है तो y बाय डेल्टा की पावर 1/6। लीनियर लिखा है कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है तो यहां पावर 1 आ जाएगी। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का रेशियो बताओ बाउंड्री लेयर थिकनेस से। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को डेल्टा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 1 - U अपॉन U इनफाइनाइट और इंटीग्रेशन 0 टू डेल्टा dy। यहां पर रख देंगे तो 1 - y बाय डेल्टा की पावर 1/5 और इंटीग्रेशन 0 टू डेल्टा dy। 1 का इंटीग्रेशन y बन जाएगा और y यहां पे 1 अपॉन डेल्टा की पावर 1/5 आएगा
और y का इंटीग्रेशन जो बनेगा 1/5 का पावर ऊपर एक +1 अपॉन +1 n+1 अपॉन n+1, तो 1/5 +1 6/5 होता है, तो ये 6/5 बनेगा और अपॉन में आएगा 6 × 5 और यहां पर हम रखेंगे 0 to डेल्टा। अब जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो पहला बनेगा डेल्टा -5/6 और डेल्टा y की जगह आएगा डेल्टा, डेल्टा की पावर 6/5 अपॉन डेल्टा की पावर 1/5। 6/5 में से 1/5 जाएगा तो 6 - 1 5/5 मतलब वो हो जाएगा डेल्टा। तो यहां से हम डेल्टा कॉमन लेंगे, ये बचेगा 1 - 5/6 जो कि होता है 1/6। तो हमारे पास हम ये बोल सकते हैं फाइनली कि डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की वैल्यू कितनी है डेल्टा/6, मतलब डिस्प्लेसमेंट थिकनेस और बाउंड्री लेयर थिकनेस जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं उसका रेशियो कितना आ गया 1/6। तो करेक्ट आंसर यहां पर हमारे पास क्या हो गया 1/6। अब इन क्वेश्चन को करने का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी देता हूं। अगर जब भी आपको बोला है कि u/u इनफाइनाइट और जो है वो n पावर लॉ है, क्या है m पावर लॉ, मतलब पावर कितनी है 1/m, 1/5 पावर लॉ है, 1/6 है, 1/7 है, 1/8 है, लीनियर है तो m 1 हो जाएगा। तो जैसा भी जैसा भी पावर लॉ उन्होंने दिया है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस अपॉन बाउंड्री लेयर थिकनेस का रेशियो बोले तो आंसर 1/m+1 होगा हमेशा। जितना उन्होंने पावर लॉ बोला है, यहां पे 2 बोला है तो यहां 3 बन जाएगा 1/3। जैसे हमारे क्वेश्चन में 5 कहा था तो 5 + 1 6 1/6। तो आप फटाफट स्पीड में आंसर निकाल लिया। एक और यहां पे पूछ सकते हैं, मोमेंटम थिकनेस का सिंबल होता है थीटा, तो मोमेंटम अपॉन बाउंड्री लेयर थिकनेस पूछा तो आंसर होगा m के अपॉन में m+1 × m+2। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर जहां 1/5 पावर लॉ दिया है, इसी में मोमेंटम अपॉन बाउंड्री लेयर का रेशियो पूछते हैं तो θ/डेल्टा बराबर 1/5, तो 5 अपॉन 5 + 1 6 इंटू 5 + 2 मतलब 7, मतलब 5/42 आंसर होता मोमेंटम और बाउंड्री लेयर थिकनेस का। तो 1/m+1 एंड m/m+1 इंटू m+2, ये डायरेक्ट आप ट्रिक याद रख सकते हैं। Next is which one of the following assumption in deriving boundary layer equation for flow past a flat plate at zero incidence is not correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ये बोल रहा है यूनिफॉर्म फ्लो 0 होगा, यूनिफॉर्म फ्लो नहीं होगा बाउंड्री लेयर में। एक बोल रहा है आउटसाइड बाउंड्री लेयर वेलोसिटी जो है वो आपकी v0, मतलब जिसको हम फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी बोलते हैं, वो हर जगह आपकी बाउंड्री के बाहर वो u इनफाइनाइट रहेगी हर जगह। अगला है बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा जो होता है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू डिस्टेंस x। और एक बोल रहा है प्रेशर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो, प्रेशर हर जगह कांस्टेंट है चाहे बाउंड्री लेयर के अंदर की बात करें या बाहर की बात करें। तो इसमें हम जो अजम्पशन लेते हैं बाउंड्री लेयर को डिराइव करने में, ये तीनों अजम्पशन लेते हैं। यूनिफॉर्म फ्लो 0 नहीं माना जाता, यूनिफॉर्म फ्लो माना जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। फ्लो हम लेमिनार मानते हैं और लेमिनार फ्लो क्या होता है स्टीडी फ्लो होता है। तो वहां पर जो कंडीशन है बाउंड्री लेयर में वो है स्टीडी फ्लो, साथ में लेमिनार उसको मानते हैं और उसे हम यूनिफॉर्म भी मानते हैं। यूनिफॉर्म फ्लो को 0 नहीं मानते हैं। यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है, यूनिफॉर्म फ्लो 0 मतलब हम नॉन यूनिफॉर्म फ्लो मान रहे हैं, मतलब फ्लो वेरी कर सकता है स्पेस के साथ, हम ऐसा मान के नहीं चलते हैं। ये कंडीशन होती है। साथ में जहां बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होता है तो धीरे आपका जैसे बाउंड्री लेयर है वो धीरे धीरे बढ़ती है, तो ये हमारी किसी भी पॉइंट पे बाउंड्री लेयर की थिकनेस है डेल्टा, तो x के तुलना में डेल्टा बहुत ही छोटा होता है, ये भी अजम्पशन है। और इसके बाद जहां आपका फ्लो हो रहा है तो बाउंड्री लेयर के बाद पूरी जगह हर जगह वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी ही होगी बियॉन्ड दी बाउंड्री लेयर जब वो खत्म हो जाएगी। और प्रेशर चाहे बाउंड्री के अंदर चाहे बाउंड्री के बाहर कांस्टेंट माना जाता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ये वाला गलत है। क्वेश्चन में पूछा है कौन सा गलत है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक,
आगे बढ़ेंगे। अ फ्लैट प्लेट विद शार्प लीडिंग एज प्लेस्ड अलोंग ए फ्री स्ट्रीम ऑफ ए फ्लूइड फ्लो, लोकल रेनॉल्ड नंबर is 3 centimeter from the leading edge is 10 to the power 5. What is the thickness of boundary layer? देखो बाउंड्री लेयर थ्योरी में आपको पता होना चाहिए, जब तक रेनॉल्ड नंबर हमारा 5 इंटू 10 टू दी पावर 5 से कम होता है, ठीक है, तब तक हमारा जो बाउंड्री लेयर फ्लो है वो लेमिनार माना जाता है, ठीक है। इससे ज्यादा होने पर टर्ब्यूलेंट मानते हैं। और जो क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर है वो भी ध्यान रखें, वो होता है 3.2 इंटू 10 टू दी पावर 5। ये क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर है जहां पे लेमिनार से ट्रांजिशन चालू होते हैं। 5 लाख तक लगभग लेमिनार होगा, पर 3 इंटू 10 टू दी पावर 5 तक लगभग चेंजेस आने चालू हो जाते हैं। तो यहां तक तो कंफर्म्ड लेमिनार है, उसके बाद थोड़े से ट्रांजिशन आएंगे 5 लाख तक, उसके बाद फिर वो पूरा टर्ब्यूलेंट रहेगा। अब हमें जो रेनॉल्ड नंबर यहां पे दिया हुआ है वो 10 टू दी पावर 5 है, जो 3.2 इंटू 10 टू दी पावर 5 से भी कम है। इसका मतलब यह हो जाता है कि जो हमें फ्लो दिया है वो लेमिनार है। लेमिनार फ्लो के लिए जो हमारे पास रिलेशन होता है यहां पर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का, सॉरी बाउंड्री लेयर थिकनेस का, वो होता है 5x अपॉन अंडर रूट REX। REX मतलब आपका रेनॉल्ड नंबर फॉर बाउंड्री लेयर फ्लो, और ये RE के पैरों में ये बताता है कि हमें क्रेडिट डायमेंशन यहां पे x रखना है। तो x से डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज, तो ये बाउंड्री लेयर थिकनेस का फॉर्मूला होता है। थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर पूछी है तो ये सिर्फ लेमिनार में ही फॉर्मूला है। अब यहां पर हमें 5 हो गया। अब बाउंड्री लेयर से हमें डिस्टेंस कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम लीडिंग एज, तो वो 3 सेंटीमीटर हो गया। रेनॉल्ड नंबर की यूनिट तो होती नहीं है, तो जो इसकी रखेंगे उसी का उसमें आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। रेनॉल्ड नंबर है 10 टू दी पावर 5, तो अंडर रूट 10 टू दी पावर 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 डिवाइडेड बाय पावर 5/2 मतलब 2.5, तो 0.047 आ रहा है, 0.047। तो इसको हम 0.47 mm भी बोल सकते हैं। सेंटीमीटर में ही ये mm के लिए 10 का मल्टीप्लाई, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर। अब आप देखो डिस्प्ले बाउंड्री लेयर थिकनेस कितनी 0.47 और दूरी कितनी 3 सेंटीमीटर, मतलब ये बहुत ही छोटा है x के रिस्पेक्ट में, जो हमने अजम्पशन पढ़ा था। अगला, व्हाट इज द मोमेंटम थिकनेस फॉर द बाउंड्री लेयर विद वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन u/u बराबर y/, डेल्टा, है ना, ये यहां पे 1 है सब में। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये del/6 है, ये del/2 है, 3 del/2 है और ये 2 del है। del है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो आपका यहां पे जो u/u इनफाइनाइट का दिया हुआ है, ये दिया है y/डेल्टा, मतलब यहां पे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब m की वैल्यू कितनी होगी 1। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मोमेंटम थिकनेस अपॉन बाउंड्री लेयर थिकनेस का क्या शॉर्टकट बताया, m अपॉन m+1 इंटू m+2। तो ये हो जाएगा 1 के अपॉन में 1 + 1 2 और 1 + 2 is 3, तो आंसर आ गया 1/6। तो मोमेंटम अपॉन डिस्प्लेस बाउंड्री लेयर का जो रेशियो है वो आ गया 1/6। 1/6 मतलब ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगर वहीं पर ये हमसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन बाउंड्री लेयर थिकनेस पूछते तो उसका होता है 1 अपॉन m+1, m है 1, तो आंसर 1/2 आता। और ये भी ध्यान रखना कि सबसे बड़ी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस होती है, उससे भी बड़ा होता है बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो सबसे बड़ा है बाउंड्री लेयर, फिर है डिस्प्लेसमेंट, फिर है मोमेंटम थिकनेस, और सबसे छोटी होती है काइनेटिक एनर्जी थिकनेस। उसको डेल्टा डबल स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी थिकनेस सबसे छोटी होती है, सबसे बड़ी होती है बाउंड्री लेयर थिकनेस, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर मोमेंटम एंड फिर काइनेटिक एनर्जी थिकनेस। नेक्स्ट इज इफ, अगेन ये फिर यहां पे, इफ del1 del2 आर द लेमिनार बाउंड्री लेयर थिकनेस एट अ पॉइंट m,
distant x from the leading edge when the Reynolds number of the flow are 100 and 484, then the ratio del 1 upon del 2 will be. ये बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है हमारे पास, एक हमारे पास प्लेट है, वहां से किसी दूरी पर, x दूरी पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है del 1 और एक बार है del 2 और लेमिनार बाउंड्री लेयर है एट अ पॉइंट m एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द लीडिंग एज. तो del 1 तब है जब रेनॉल्ड नंबर 100 है और del 2 तब है जब रेनॉल्ड नंबर 484 है. ये तो लेमिनार ही 3.2 10 टू द पावर 5 तक लेमिनार होता है, तो ये तो भी लेमिनार ही है. हमें पता है जब लेमिनार होता है तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है, 5x के अपॉन में अंडर रूट REX. ठीक, तो अगर हम यहां पे करेंगे तो del 1 अपॉन del 2 बराबर 5x के अपॉन में अंडर रूट RE1 और वो ऊपर चला जाएगा तो अंडर रूट RE2 डिवाइडेड बाय 5x. डिस्टेंस दोनों केस में सेम है तो वो कैंसल हो गई. तो del 1 अपॉन del 2 अगर निकालें तो अंडर रूट 484 के अपॉन में 100 वो आ गया अंडर रूट 4.84 और ये लगभग 2.2 के आसपास इसका अंडर रूट बनेगा. सो सही आंसर क्या होगा, del 1 अपॉन del 2 2.22. पूछा क्या है del 1 अपॉन del 2, तो 2.22 मतलब ए विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो अभी हमने दो नए फॉर्मूले पढ़े, एक तो लेमिनार बाउंड्री लेयर में ये बाउंड्री लेयर थिकनेस का फॉर्मूला है, दूसरा एक हमने सीडी का पढ़ा था 1.328 अपॉन अंडर रूट रेनॉल्ड नंबर, वो ड्रैग कोएफिशिएंट के लिए फॉर्मूला है. अगला नेक्स्ट है स्फीयर ऑफ सर्टेन डायमीटर व्हेन टोड सबमर्ज्ड अंडर वाटर एक्सपीरियंसेस अ ड्रैग फोर्स ऑफ 4 न्यूटन एट अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड. कितना ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस करा, 4 न्यूटन का. कितनी वेलोसिटी थी, 1.5 मीटर पर सेकंड. एक स्फीयर है और वो ऐसे यहां पे सबमर्ज्ड है और वो नीचे की तरफ जा रहा है, उसका वेट नीचे है, तो उसने जो ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस करा वो 4 न्यूटन है. इफ अनदर स्फीयर, दूसरा स्फीयर है ऑफ ट्वाइस द डायामीटर, अगर एक और स्फीयर है जिसका डायामीटर पहले वाले का ट्वाइस हो गया और सेम वेलोसिटी से वो भी नीचे जा रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी इसकी भी जो है वो 1.5 मीटर पर सेकंड है, तो बोला ड्रैग फोर्स कितना हो जाएगा. अब देखो इसमें हमारे पास ड्रैग फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ CD रो A V स्क्वायर. हमें CD के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. CD के अलग अलग वैल्यू होती हैं. अगर रेनॉल्ड नंबर 0.2 तक है तो 24 अपॉन RE स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग, 0.2 से 5 है तो 24 अपॉन RE 1 प्लस 16 अपॉन RE. ठीक है, जो हमारे पास ओसिन्स लॉ है. 5 से 1000 है तो 0.4 है, 1000 से 1 लाख है तो फिर 0.4 है और फिर उसके बाद अगर 1 लाख से भी ज्यादा है तो फिर 0.2 हो जाता है CD. अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वैल्यू है. अभी नहीं दिया है तो हम CD को कांस्टेंट मान लेते हैं. अब यहां पर अगर देखें तो ड्रैग फोर्स वेलोसिटी सेम है तो कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, CD कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है. एरिया होता है π/4 D स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे प्रोजेक्टेड एरिया तो वो D स्क्वायर है. और हमें यह पता है कि जो ड्रैग फोर्स है 2/1 बराबर d2/d1 का होल स्क्वायर और दूसरे का डायामीटर डबल है तो 2 का स्क्वायर वो 4 टाइम्स हो जाएगा. तो अगर पहले वाले में ड्रैग फोर्स हमारा 4 है तो 4 इंटू 4 मतलब वो 16 न्यूटन हो जाएगा. तो 16 न्यूटन ऑप्शन में है क्या, 16 न्यूटन ऑप्शन में है बी आंसर. अब यहीं पर इसमें एक और अप्रोच बन सकती है. अगर मान लो क्वेश्चन में करेक्शन कर दे और क्वेश्चन में बोल दें फ्लो लेमिनार है, आपको रेनॉल्ड नंबर दे दें, रेनॉल्ड नंबर अगर 0.2 से कम है मतलब इस तरह से कुछ कंडीशन दे दें, आपको सपोज मान लीजिए लेमिनार फ्लो बोल दें, तो ऐसे केस में CD हमारे पास हो जाता है 24 अपॉन RE.
और उसके अंदर अगर हम ड्रैग फोर्स देखें और रेनॉल्ड नंबर खुद कितना होता है, रो वी डी अपॉन म्यू, डायमीटर ऑफ पार्टिकल, तो सी डी खुद यहां पे डायामीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। अब एफ डी होगा हाफ सी डी रो ए वी स्क्वायर, वी तो कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, एफ डी में आ रहा है सी डी डी के इनवर्सली प्रोपोर्शन, तो एक तो 1/d आ गया और एरिया में है डी स्क्वायर, इससे कैंसल। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे फिर ड्रैग फोर्स जो है वो डायामीटर की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है। तो अगर डायामीटर डबल हुआ तो ड्रैग फोर्स भी डबल होगा, और ड्रैग फोर्स डबल होगा मतलब 4 था तो 8 न्यूटन का आंसर आएगा। तो तब 8 हम टिक करते, मतलब 8 कब टिक करते, जब ये लेमिनार बोल देता, इसने कुछ भी नहीं बोला है, तो हम सीडी की वैल्यू कांस्टेंट माननी पड़ेगी। क्लियर है? सीडी की वैल्यू कांस्टेंट कब होती है, जब आपका रेनॉल्ड नंबर मतलब 0.2 तक है तो 24/r तो वेरिएबल है, 0.2 से 5 के बीच में है तो भी ओसियंस लॉ लगता, तब भी वेरिएबल होगा, 5 से 1000 है तो 0.4, देन फिर 0.5, देन 0.2, तब कांस्टेंट होता है। मतलब 1000 से ऊपर होने पे कांस्टेंट हो जाता है, पर ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं कितना, इसलिए हमने फिर सीडी कांस्टेंट माना है। ठीक है, और ऐसे भी याद जा सकते हो, जब हम लेमिनार मानते हैं तो ऐसे केस में सीडी 24/r होता है। और डायरेक्ट बता दूं, जब आप सॉल्व करेंगे इसमें सीडी रख देंगे और एरिया π/4d² रखेंगे, तो ये 6 पाई म्यू आर वी फॉर्मूला बनता है उसका ड्रैग फोर्स का, या फिर उसको डायामीटर के फॉर्म में बोलें तो 3 पाई म्यू डी वी, ये फॉर्मूला बनता है। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, अगर ड्रैग फोर्स 24/r ही रखें, मतलब जब लेमिनार हो, तो इसमें भी आप देख सकते हैं ड्रैग फोर्स सिर्फ डायमीटर की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है, तो अगर वो डबल हुआ तो ड्रैग फोर्स भी डबल होगा, तो पहले 4 था तो 8 होगा। तो 8 आंसर तब होगा जब लेमिनार हो बट कुछ मेंशन नहीं हो, तो फिर आपको टिक करना है। यहां पर सिर्फ सीडी कांस्टेंट मानेंगे, तो यहां पे एरिया है d² हुआ तो इसलिए आपका 2 ट्वाइस हुआ तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 × 4 16। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है अ सर्कुलर सिलेंडर हेल्ड इन ए यूनिफॉर्म फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हमारे पास एक सिलेंडर है ऐसा, और नॉर्थ से साउथ यूनिफॉर्म फ्लो आ रहा है, स्ट्रीमलाइन आ रही, फ्लो हो रहा है, रोटेटेड अबाउट हिज ओन एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हमने इसको रोटेट कर रखा है ऐसे। तो ये जो सिलेंडर, ये किस डायरेक्शन में इस पे ड्रैग फोर्स आएगा या लिफ्ट फोर्स आएगा? क्या पूछा है इन्होंने? लिफ्ट फोर्स पूछा है। लिफ्ट फोर्स तो प्रेशर डिफरेंस के कारण आता है, तो अब उसको समझते हैं। ये मैग्नस इफेक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर देखो, जैसे मान लो कि आपका जो स्ट्रीम लाइन है वो ऐसे फ्लो होगी, और यहां पर भी ऐसे फ्लो हो रही है। अब सिलेंडर जो रोटेट कर रहा है वो यहां तो ऐसे कर रहा है और यहां ऐसे कर रहा है, तो आप देखो यहां पे फ्लो लाइन भी ऐसे फ्लूइड की, और सिलेंडर भी ऐसे घूम रहा है, तो यहां पे वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा, बहुत स्पीड में एयर निकलेगी या फ्लूइड निकलेगा, तो प्रेशर इस साइड क्या हो जाएगा? प्रेशर कम हो जाएगा। बर्नौली इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी, और यहां पर रेजिस्टेंस मिलेगा फ्लो को। सिलेंडर ऐसे जा रहा है तो सिलेंडर फ्लो को अपोज करेगा, यहां एडीज बनेंगे तो वेलोसिटी लेस हो जाएगी, तो प्रेशर यहां पे ज्यादा होगा। अब अभी भी एकदम से आंसर मत देना, आप देखना यहां से प्रेशर ज्यादा, मतलब यहां से ज्यादा प्रेशर लगेगा सिलेंडर पे, और यहां प्रेशर हमेशा टूवर्ड्स होता है, यहां से जो प्रेशर आएगा वो कम आएगा। ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, P2 ज्यादा होगा P1 से। इसका मतलब ये जो सिलेंडर है ये जब ऐसे घूमेगा तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, जब ये ऐसे घूमेगा तो इस डायरेक्शन में, और अपोजिट घूमेगा तो उधर जाएगा। तो किधर आ रहा है? वेस्ट आ रहा है कि ईस्ट जा रहा है? तो इसका सही आंसर है वेस्ट तरफ जाएगा, इधर आएगा। और वहीं पर ये अपोजिट घूम रहा होता तो फिर ऐसे केस में इधर प्रेशर ज्यादा होता, वहां कम, तो वो उधर निकल जाता, ईस्ट साइड। नेक्स्ट इज ड्रैग फोर्स ऑन ए सिलेंडर फॉर, अच्छा इसमें ऐसे भी ध्यान रखना, आपसे बोल सकते हैं कि मान लो हमारे पास सिलेंडर है और इस सिलेंडर को
अंदर हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं ओमेगा से, और जो हमारा फ्लो है वो ऐसा हो रहा है, ये हमारी फ्लो लाइन है। तो अब किधर वो जाएगा? नॉर्थ में जाएगा, साउथ में जाएगा, वेस्ट में जाएगा, ईस्ट में जाएगा। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो अब ऐसे में आप समझना, जब आपका फ्लो ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो जब ऐसे फ्लो हो रहा है तो यहां से फ्लो लाइन ऐसे आएगी और यहां पे फ्लो लाइन ऐसे जाएगी। तो जब ये ऐसे घूम रहा है इधर और फ्लो भी इधर है, तो यहां वेलोसिटी होगी ज्यादा और प्रेशर होगा कम। और यहां ये ऐसे घूम रहा है सिलेंडर, तो यहां अपोज करेगा, तो यहां वेलोसिटी होगी कम और प्रेशर होगा ज्यादा। अब प्रेशर हमेशा टूवर्ड्स द सरफेस लगता है, तो यहां से प्रेशर लगा P1, यहां से प्रेशर टूवर्ड्स द सरफेस, प्रेशर हमेशा टूवर्ड्स होता है। यहां P2 कम है P1 से, P2 कम है P1 से, P1 है ज्यादा, तो ये ज्यादा है ये कम है, तो किधर जाएगा? नीचे जाएगा। तो फिर ऐसे केस में हमारे पास आंसर होगा साउथ। वो साउथ डायरेक्शन में नीचे की तरफ उसमें लिफ्ट फोर्स देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रैग फोर्स ऑन ए सिलेंडर फॉर टर्बुलेंट फ्लो कंपेयर टू लेमिनार फ्लो। देखो टर्बुलेंट फ्लो के अंदर एडीज फॉर्मेशन ज्यादा होता है। ड्रैग फोर्स का मतलब है फ्लो टू रेजिस्टेंस, मतलब फ्रिक्शन फोर्स है। लेमिनार फ्लो में फ्रिक्शन इफेक्ट होता है बट एडीज नहीं होते हैं। इसमें फ्रिक्शन तो है, साथ में एडीज भी हैं। तो इसलिए यहां पर जो ड्रैग होगा टर्ब्यूलेंट का, वो हमेशा लेमिनार से ज्यादा होगा, इसको ध्यान रखना। लेमिनार फ्लो में सिर्फ विस्कस इफेक्ट आएंगे, बट टर्ब्यूलेंट में विस्कस के साथ में टर्ब्यूलेंसी के कारण मोमेंटम ट्रांसफर, पार्टिकल एक लेयर में जंप करेगा, एडीज बनेगा, तो उससे भी फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो सीडी बढ़ेगा, इसलिए ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगा। तो सीडी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है, और यहां पर भी ये ड्रैग फोर्स बढ़ेगा। अगला है, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? अ स्ट्रीमलाइन बॉडी इज वन फॉर विच। ठीक, स्ट्रीमलाइन बॉडी वो होती है जिसका शेप एरोडायनामिक शेप होता है, जिसका शेप स्ट्रीमलाइन से कॉइंसाइड करे, और जिस बॉडी का शेप स्ट्रीमलाइन से कॉइंसाइड ना करे वो ब्लफ बॉडी कहलाती है। तो ये बोल रहा है स्किन फ्रिक्शन इज 0, तो ये गलत स्टेटमेंट है। स्ट्रीमलाइन बॉडी पे स्किन फ्रिक्शन तो होता है, स्किन फ्रिक्शन तो लगता है वहां पर, वो तो नॉन जीरो होता है। वहां पे जो प्रेशर ड्रैग होता है, प्रेशर ड्रैग, बस वह उनका जीरो होता है। ड्रैग दो होते हैं, एक प्रेशर ड्रैग जिसको फॉर्म ड्रैग बोलते हैं, और एक होता है स्किन फ्रिक्शन ड्रैग या शियर ड्रैग। तो उनका स्किन फ्रिक्शन ड्रैग होता है बट प्रेशर ड्रैग 0 होता है। अगला, थिकनेस ऑफ बॉडी इज लेस देन 1/100 ऑफ इट्स लेंथ। उसकी लंबाई जितनी है उसकी थिकनेस उसके 1/100 से कम हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। There is no condition to this. Corners are rounded off, again ऐसा कोई नियम नहीं है। Separation occur if at all at the farthest downstream part, ये समझना, मतलब जैसे ये स्ट्रीमलाइन बॉडी है और यहां से आपका स्ट्रीमलाइन आ रहा है, तो इसमें जो बाउंड्री लेयर सेपरेशन होगा वो आपका जो स्ट्रीमलाइन बॉडी उसके बाद में होगा, खत्म होने के बाद, पास दी बाउंड्री के बाद। तो यस, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। वहीं पर बच्चों ब्लफ बॉडी जो होती है वो क्या होती है? ब्लफ बॉडी ऐसी होती है, ये ब्लफ बॉडी है। तो इसमें जो हमारे पास स्ट्रीमलाइन आता है, इसमें यहीं पर आपका शुरुआत में ही वैग फॉर्मेशन, बाउंड्री लेयर सेपरेशन शुरुआत में ही स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? यहीं पर आपके एडीज बनने लग जाएंगे शुरुआत में। आगे बढ़ेंगे, बॉडी एम हैज ट्वाइस द वेट। एक बॉडी एम है और एक बॉडी है हमारे पास एन। एम का वजन डबल है, मतलब इसका वजन डब्ल्यू मान लेते हैं, तो इसका वजन होगा 2W। फिर आगे बोला है ट्वाइस द प्रोजेक्टेड एरिया, इसका एरिया ए है तो इसका 2A मान लेते हैं, एंड ट्वाइस द ड्रैग कोएफिशिएंट ऑफ बॉडी एन, इसका CD है तो इसका 2CD मान लेते हैं।
टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी बॉडी m की एयर में, टर्मिनल वेलोसिटी पूछा है, कंपेयर टू दैट ऑफ द बॉडी n। इसकी अगर मान लो vt है या इसकी vn है, तो vm कितनी होगी टर्मिनल वेलोसिटी। देखो एयर के अंदर आप जानते हैं जब भी कोई बॉडी ऐसे फ्रीली सस्पेंड करती है एयर के अंदर, तो एक तो उसका वेट होता है और एक लगता है उसमें ड्रैग फोर्स। एयर का जो बाइंड फोर्स है वो 0 हो जाता है। वहीं पर अगर हम किसी फ्लूइड की बात करें, वाटर की बात करें, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वेट आएगा और ऊपर दो फोर्स आएंगे, एक ड्रैग और एक बाइंड फोर्स। यहां बाइंड 0 है, तो इसमें वेट बराबर क्या होगा ड्रैग फोर्स, और ड्रैग फोर्स क्या होता है हाफ सी डी रो ए वी स्क्वायर। ये हमने एन वाली बॉडी के लिए लिख दिया। अब एम वाली के लिए लिखते हैं, वेट कितना है 2w, ये हाफ, सी डी कितना है 2 सी डी, रो तो रो है, एयर है, सेम होगा, एरिया 2 है, वेलोसिटी हमें वी एम पता करना है। दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या आंसर आएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये इससे कैंसिल, तो ये बन जाएगा 1/2, 1/2 और 1/2 कैंसिल, सी डी कैंसिल, रो कैंसिल, एरिया कैंसिल, तो ऊपर तो बचेगा सिर्फ वी एन का स्क्वायर, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एन बॉडी, और अपॉन में यहां पर बचेगा हमारे पास ऊपर में एक तो 2 बचेगा, 2 2 जा 4 बचेगा, 2 इंटू 2 4 इंटू वी एम स्क्वायर, 2 से ये 2 कैंसल, तो हम ये बोल सकते हैं कि वी एम का स्क्वायर बराबर, हमसे पूछा है हाउ मेनी टाइम्स टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी m इन द एयर, है ना। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2vm, ये 2 पर आ जाएगा, 2vm का स्क्वायर बराबर vn का स्क्वायर। हमसे vm पूछा है तो vm बराबर vn के अपॉन में √2 हो जाएगा, n वाली बॉडी का 1/√2 टाइम्स, सो d विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्पेयर सेटलिंग इन विस्कस फ्लूइड वेरीज एज। अगर एयर की बात है तो आपका जो यहां पर ड्रैग फोर्स होता है वो वेट के बराबर हो जाता है। तो इसमें आप वेट को मतलब mg को किससे इक्वेट कर दें, एयर के अंदर हमारे पास जो होता है सीधी 24/RE, तो ये हो जाएगा 6 पाई म्यू आर वी। ठीक है, इससे आप इक्वेट कर सकते हैं उसको, इससे आप अपना यहां से टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं एयर के लिए। अगर कोई अदर फ्लूइड है एयर के अलावा तो यहां कंडीशन बनती है ड्रैग फोर्स प्लस बाइंड फोर्स बराबर वेट, और इससे जब सॉल्व करते हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी बनती है 1/18 म्यू रो सॉलिड माइनस रो फ्लूइड इंटू जी डी स्क्वायर। तो ये किसके लिए टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास, अगर कोई फ्लूइड है तो उसमें, है ना। और एयर के लिए यहां से हम निकाल सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अभी हमसे किसी फ्लूइड के लिए पूछा है तो टर्मिनल वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है ये पूछ रहा है। तो एक है रेनॉल्ड नंबर, तो रेनॉल्ड नंबर तो इसमें नहीं आ रहा है, स्क्वायर ऑफ डायमीटर सही बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी गलत, इनवर्सली है, और डायमीटर के डायरेक्टली गलत, तो सही आंसर है बी स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। ये टर्मिनल वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला है। अगला है द एवरेज ड्रैग कोएफिशिएंट फॉर लेमिनार बाउंड्री लेयर ओवर ए फ्लैट प्लेट वाज ऑब्टेन्ड एज 0.018। ड्रैग कोएफिशिएंट कितना है 0.018। बाउंड्री लेयर थ्योरी पे क्वेश्चन है, लेमिनार बोल दिया कंडीशन। आगे बोल रहा है इफ ऑल द फैक्टर्स रिमेन्स अनचेंज एंड द लेंथ ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो इसका जो एवरेज ड्रैग कोएफिशिएंट है वुड चेंज टू। एवरेज ड्रैग कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा यहां पर, ठीक। तो ड्रैग कोएफिशिएंट का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था सी डी बराबर
1.328 अपॉन अंडर रूट REL। ये कब पढ़ा था? लेमिनार के लिए ड्रैग कोएफिशिएंट का फॉर्मूला, राइट? पहले जब हमने स्टडी में क्वेश्चन किया था उसमें। यहां से समझ में आ रहा है ड्रैग कोएफिशिएंट रेनॉल्ड नंबर के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और रेनॉल्ड नंबर होता है इसमें रो वी एल अपॉन म्यू, सब कुछ तो सेम है। तो हम ये बोल सकते हैं 1 अपॉन रूट एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर CD2 अपॉन CD1 करें, इनवर्स है, तो अंडर रूट L1 अपॉन L2 होगा। अब ये क्या बोल रहा है? लेंथ जो है वो 4 गुना बढ़ गई है। मतलब पहली वाली है L, तो दूसरी वाली है 4L, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो CD2 बराबर 1 अपॉन 4 अंडर रूट कितना होगा? 1 अपॉन 2, और पहले वाले का CD1 कितना है? 0.018। इसको 2 से डिवाइड कर दो, विदाउट कैलसी कर सकते हैं, 0.009। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, है ना? देखो, एक तो हमने ये रिलेशन पढ़ा था और एक हमने 5x वाला पढ़ा था। वो क्या चीज है? वो थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर का है, 5x अपॉन अंडर रूट REX। वो ब्लेशियस का सॉल्यूशन है और वो थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर के लिए फॉर्मूला है। तो अगर लेमिनार कंडीशन में थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर पूछें तो ये है, और अगर लेमिनार कंडीशन में CD पूछें तो ये फॉर्मूला है लेमिनार कंडीशन में। Next is a very small spherical particle of sand settle in a column of viscous liquid. If the Reynolds number correspond to its terminal velocity is 0.25, the drag coefficient of sand particle. देखो, जब सैंड पार्टिकल यहां पे सेटल हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहां पे स्टोक्स लॉ लगेगा, और जब स्टोक्स लॉ लगता है ऐसे केस में यहां पे इन्होंने करस्पॉन्डिंग टू इट्स टर्मिनल वेलोसिटी 0.25, रेनॉल्ड नंबर हमें दे रखा है 0.25। अब कंडीशन ये होती है कि जब रेनॉल्ड नंबर 0.2 के आसपास होता है तो ऐसे केस में ड्रैग कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है 24 अपॉन RED। ठीक है, तो इससे अगर हम CD निकालें तो 24 अपॉन 25 बाय 100, ठीक है, ये हो गया 4, और 24 इंटू 4 बनता है 96। तो CD की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी? 96। अगर यहीं पर, इसको स्टोक्स लॉ बोलते हैं, अगर यहीं पर रेनॉल्ड नंबर 0.2 से ज्यादा है बट 5 से कम है, तो ये 0.25 लगभग इसके बराबर होता है, इसलिए हम इससे सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसे में CD होता है 24 अपॉन RE इंटू 1 प्लस 16 अपॉन RE। इसको ओसेन्स लॉ बोलते हैं। वहीं पर अगर रेनॉल्ड नंबर 5 से ज्यादा है बट 10,000 से, मतलब 1000 से कम है, तो CD की वैल्यू होती है 0.4। अगर रेनॉल्ड नंबर 1000 से ज्यादा है बट 10 टू दी पावर 5 से कम है, तो CD होता है 0.5। और अगर रेनॉल्ड नंबर 10 टू दी पावर 5 से भी ज्यादा है, 1 लाख से भी ज्यादा है, तो CD होता है 0.2। तो इस तरह से ये अलग अलग 0.2, तो इस तरह से ये अलग अलग वैल्यू हैं। ये इस कंडीशन में है, ये इस कंडीशन में है, ये इस कंडीशन में है, ये ओसेन्स लॉ है, और ये हमारा स्टोक्स लॉ कहलाता है। इसको बोलते हैं ओसेन्स लॉ। तो ओसेन्स लॉ भी कभी कभी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फ्रिक्शन एंड प्रेशर ड्रैग डिपेंड अपॉन शेप एंड पोजिशन ऑफ द इमर्स्ड बॉडी। फ्रिक्शन एंड प्रेशर ड्रैग आपके बॉडी के शेप और पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, सही बात है, शेप पर और पोजीशन पे डिपेंड करेगा। जैसे स्ट्रीमलाइन बॉडी है तो उसका शेप ऐसा होता है, तो उसमें प्रेशर ड्रैग जो होता है वो 0 होता है और स्किन फ्रिक्शन होता है। जो ब्लफ बॉडी होती है वहां पे प्रेशर ड्रैग होता है, स्किन फ्रिक्शन ड्रैग कम होता है, मिनिमम होता है। और यहां पर स्किन फ्रिक्शन ड्रैग ज्यादा होता है, प्रेशर ड्रैग इनमें 0 होता है। तो डिपेंड कर रहा है पोजीशन पे। इफ अ थिन प्लेट इज केप्ट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, प्रेशर ड्रैग 0। अगर वे पतली सी प्लेट को फ्लो की दिशा में रख दें, ऐसी ही बॉडी को हम स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं, और उसमें स्किन फ्रिक्शन ड्रैग होता है, प्रेशर ड्रैग 0 होता है। सही बात है, ये स्ट्रीमलाइन बॉडी की बात कर रहा है। अगला, अगर किसी प्लेट को हम फ्लो के परपेंडिकुलर रख दें, ठीक है, मतलब ब्लफ बॉडी,
तो उसमें स्किन फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, बहुत मिनिमम हो जाएगा, प्रेशर ड्रैग ही होगा मैक्सिमम। ये भी सही है। सो करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द ड्रैग फोर्स बिकम इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, the acceleration ceases and the net acceleration force acting in the body become। देखो ड्रैग फोर्स की बात चल रही है, वेट ऑफ द बॉडी है। अभी इन्होंने फ्लूइड कुछ नहीं बोला है, तो अगर एयर की बात करेंगे और हर जगह एयर है, और अगर किसी फ्लूइड की बात करेंगे और उसके अंदर कोई पार्टिकल सस्पेंडेड है, तो ऐसे केस में नीचे लग रहा है वेट, ऊपर लगता है ड्रैग फोर्स, और यहां पर ऐसे केस में लगता है वेट, ऊपर लगता है ड्रैग फोर्स एंड बाइंड फोर्स। तो यहां पे जो नेट फोर्स होता है वो होता है वेट माइनस ड्रैग, और यहां पे जो नेट फोर्स होता है वो होता है वेट माइनस ड्रैग प्लस बाइंड। अब इसमें जब ड्रैग वेट के बराबर हो जाएगा, ड्रैग बिकम इक्वल टू वेट, तो मतलब हम मान लेते हैं, मान लो इसकी बात कर रहे हैं, जब ये इसके बराबर हो गया तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। 0 कहां का है, एक तो यहां है और एक यहां है। और ऐसे केस में जब नेट फोर्स 0 होगा तो मास इनटू एक्सीलरेशन 0 हो गया, नेट फोर्स इनर्शिया फोर्स। एक्सीलरेशन जब 0 हो गया तो du बाई डी टी 0 हो गया, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, और ऐसी वेलोसिटी को ही सेटलिंग या टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। सो 0 हो जाएगा और बॉडी विल मूव फास्ट, फास्ट मतलब एक्सीलरेशन हो रहा है, गलत, एंड बॉडी विल मूव एट कांस्टेंट स्पीड। सही आंसर है, ए विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट इज which one of the following is an example of body where both drag and lift forces are produced। जहां पे ड्रैग भी आ रहा है, लिफ्ट भी आ रहा है, मतलब फ्रिक्शन भी हो और लिफ्टिंग भी हो रही हो। तो देखो एक है हाइड्रोफाइल्स। हाइड्रोफाइल्स क्या होते हैं, ये एक प्रकार से स्पेशल आपके बोट हो सकते हैं या वाटर व्हीकल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा वो धूम मूवी के अंदर, धूम 2 या धूम 3 के अंदर ऋतिक रोशन पानी से अंदर निकल के आता है, वो जेट जो होते हैं, वो जूते ऐसे स्पेशल शूज होते हैं, उसमें आप फिट कर लो, या प्लेटफॉर्म होता है और पाइप लगा होता है। अब वो पाइप लगा वाला था वहां पे, पर अगर नॉर्मली कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है तो वो आपका जो बोल सकते हैं हम एरोप्लेन जैसे मूव करता है, मतलब जो एरोप्लेन होते हैं उनकी कंडीशन पे काम करता है, बट वो वाटर में रहते हैं इसलिए उन्हें हाइड्रोफ्लाइज बोलते हैं, हाइड्रोफाइल्स। तो हाइड्रोफाइल स्पेशल बोट या वाटर व्हीकल्स होते हैं जो एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर के फंक्शंस पे काम करते हैं। तो इनमें ड्रैग भी आएगा और लिफ्ट भी आता है, दोनों आता है। यहां ड्रैग भी होता है, लिफ्ट भी होता है, दोनों नॉन जीरो होते हैं, मतलब ये करेक्ट है। अ टॉल चिमनी एक्सपोज टू विंड, टॉल चिमनी में ड्रैग फोर्स आएगा, लिफ्ट 0 होगा, वो क्या उड़ जाती है हवा में, नहीं, गलत। फ्लो ऑफ वाटर पास द ब्रिज पियर, ब्रिज पियर, ब्रिज के आसपास पानी निकल रहा है, यहां पर भी ड्रैग फोर्स होगा, लिफ्ट नहीं होगा। एरोप्लेन, सबमरीन, टॉर्पिडोज, इन सब के अंदर भी ड्रैग फोर्स जो होता है वो नॉन जीरो, लिफ्ट फोर्स भी नॉन जीरो होता है। ठीक है, तो इसको हम इनमें दोनों आंसर हो सकते हैं, बट अब जो एग्जाम में ज्यादातर माना गया है, कई एग्जाम में जहां पूछा है उसको हाइड्रोफाइल्स ही आंसर माना गया है। सो हम ए के साथ जाएंगे, विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही क्यों सही है, बट दोनों आंसर इसके हो सकते हैं। सो वी विल गो फॉर ए, क्योंकि एग्जाम्स में जो क्वेश्चन जहां पूछे गए वहां पे ए को आंसर माना गया है। नेक्स्ट इज अ लॉस ऑफ हेड एट अ सडन कॉन्ट्रैक्शन इन अ पाइप इज स्मॉलर देन दैट एट द सडन एक्सपांशन। सडन कॉन्ट्रैक्शन में जो लॉस होता है ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन वो कम होता है। सडन कॉन्ट्रैक्शन में लॉस होता है 0.5 वी स्क्वायर बाय 2g, आगे वाला जो पाइप है कॉन्ट्रैक्टेड, और सडन एक्सपांशन में जो लॉस होता है वो होता है v1, पहले वाली वेलोसिटी बाद वाली वेलोसिटी का होल स्क्वायर अपॉन 2g। अगर आप निकालेंगे तो इसमें ज्यादा ही आएगा, इसमें कम आएगा। तो यहां पर सडन कॉन्ट्रैक्शन में जो होता है लॉस हमेशा ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगला बोल रहा है व्हेन द फ्लो कॉन्ट्रैक्ट इट टेंड्स टू बिकम इरोटेशनल।
अगर मान लो कि कहीं पर भी आपका फ्लो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एकदम से मान लो सडन कॉन्ट्रैक्शन आ गया, एकदम से कॉन्ट्रैक्शन आ गया, तो जब कॉन्ट्रैक्शन आएगा तब एडीज बनेंगे, राइट? तब एडीज का फॉर्मेशन होगा, यहां पे भी एडीज होंगे, यहां भी एडीज, यहां पर भी एडीज, ये इस तरफ, और एडीज जब होंगे तो वो रोटेशनल फ्लो होगा। इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत है। जब भी फ्लो कॉन्ट्रैक्ट होगा या कोई भी माइनर लॉस कंडीशन आती है, हमेशा फ्लो रोटेशनल हो जाएगा, ई रोटेशनल तो नहीं हुआ, एडीज फॉर्मेशन हो रहा है, तो आर तो गलत है। तो अब ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, और आर गलत है, तो फिर यही आंसर बचेगा बस, सी। ऊपर वाले में क्या है, जब भी सडन कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो समझना, जब भी सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जब भी सडन एक्सपांशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां दो लॉस, इसमें एक तो मेन लॉस होता है आपका एडीज लॉस, इसलिए यहां पे लॉस हुआ, क्योंकि आपका फ्लो कॉन्वर्ज हुआ, तो कॉन्वर्जिंग तो फेवरेबल कंडीशन होती है फ्लो की। तो जब हमारा पाइप कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो जब वेना कॉन्ट्रैक्टा जहां बनता है, वहां से यहां तक तो कोई खास लॉस होगा नहीं, क्योंकि वो फेवरेबल कंडीशन है। मेन ये है एडवर्स कंडीशन, यहां बने एडीज, तो उससे एडीज लॉस हुआ, और वही सडन कॉन्ट्रैक्शन का लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सडन एक्सपांशन में क्या होता है, आपका एकदम से यहां पर एरिया बढ़ा, तो दो चीजें हुई, एक तो आपकी वेलोसिटी स्लो हो गई, वेलोसिटी कम हो गई, डिस्चार्ज कम हो गया, मतलब फ्लो कम हो जाएगा, जर्क आएगा, और दूसरा साथ में एडीज बनेंगे 100 अलग। तो यहां पे दो प्रकार के लॉस होते हैं, एरिया बढ़ा तो वेलोसिटी कम होगी, तो उससे भी कुछ लॉस होगा थोड़ा बहुत, और साथ में एडीज बनेंगे, वो भी लॉस होगा। तो ये एक, इस जो वेलोसिटी कम होती है, इसको हम बोल सकते हैं शॉक लोडिंग के कारण लॉस हुआ। एकदम से शॉक आएगा, जर्क आएगा, वेलोसिटी कम होगी, तो वो जर्क के कारण भी लॉस आएगा, और एडीज, दो लॉस होते हैं यहां पर, मतलब दो चीजों के कारण ये लॉस बनता है। इसलिए ये हमेशा ज्यादा होगा और ये हमेशा कम, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। सो ये पाइप फ्लो की दुनिया में हम एंटर कर चुके हैं, ये हमारा पहला यहां पे क्वेश्चन था। अगले पाइप फ्लो के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन से, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो इनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, यहां से इस पीडीएफ को देखकर आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, ताकि आपको एंड में हेल्प करेगा। मिलते हैं ऐसी शानदार अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय,